हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन के बाद सोल्यूबिलिटी पर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, किसका परिणाम सोल्यूबिलिटी पर होता है, वो हम देख रहे थे। दो हेडिंग में हम देख रहे थे सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, ये एक सेपरेट मुद्दा, और उसी के कंपैरिजन में सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, ये दो मुद्दे हम देख रहे थे, जिसमें हमने एक फैक्टर पूरी तरह से इन दोनों के लिए, सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट के लिए भी और गैस सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट के लिए एक मुद्दा कंप्लीट किया, जो था नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। किस तरह से सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर होगा, तो किस तरह से सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, ये एक फैक्टर जो है हमने सोल्यूबिलिटी में डिस्कस किया था। आज चलिए सेकंड फैक्टर, दोनों में भी, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट में भी और सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट में भी सेकंड फैक्टर जो है, फैक्टर तो कॉमन है, वो सेकंड फैक्टर हम देखेंगे, दोनों में भी एक्सप्लेन करेंगे। हम ये टॉपिक कंपैरिजन में ले रहे हैं ताकि वो आपको ज्यादातर अच्छी तरह से याद रहिए और समझ में आइए। तो चलिए, सेकंड जो फैक्टर है जो सोल्यूबिलिटी पर अफेक्ट करता है वो टेम्परेचर है। मतलब टेम्परेचर का भी सोल्यूबिलिटी पर इफेक्ट होता है। टेम्परेचर के कम या ज्यादा होने से सोल्यूबिलिटी पे चेंज होती है, वो भी कम या ज्यादा होती है। तो टेम्परेचर का मुद्दा सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे हम सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट के लिए। मतलब सोल्यूट आपका सॉलिड है और आपका सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। इस तरह के कंडीशन में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो देखिए, जब सॉलिड सोल्यूट आप लिक्विड सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये सब्सटेंस डिसॉल्व होने की कोशिश करता है। मतलब ये जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है, यहाँ पर डिसोल्यूशन होता है, किसी सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में डालना और वो उसमें डिसॉल्व होने की कोशिश करेगा, उसे कहेंगे डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो ये जो टेम्परेचर है, इसका इफेक्ट जो है सोल्यूबिलिटी पर कैसा होता है, ये डिपेंड करता है कि आपने जो सब्सटेंस सॉलिड सोल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डाला, वो डालने के बाद में डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है, मतलब वो सोल्यूट की सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की जो प्रोसेस है, डिसोल्यूशन जो प्रोसेस है, वो किस तरह से हुई, इस पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। क्योंकि ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, एक सब्सटेंस को, मतलब सोल्यूट को, खासकर सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की जो प्रोसेस है, डिसोल्यूशन प्रोसेस, ये दो तरह की होती है। कुछ सब्सटेंस, कुछ सोल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डालने के बाद वो डिसॉल्व होते हैं, मगर उनको अगर अच्छी तरह से ज्यादा डिसॉल्व करना है, अगर उनको हीट बाहर से अगर सप्लाई हमने करे, मतलब वो सब्सटेंस डिसॉल्व होगा बाहर से हीट एब्सॉर्ब कर, मतलब इस तरह का जो डिसोल्यूशन है वो होगा एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस दो तरह की, एक है एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। अब एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, सब्सटेंस डिसॉल्व बाय एब्सॉर्बिंग हीट। कोई सॉलिड सोल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में, मतलब कोई सब्सटेंस कोई सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, मगर बाहर से हीट एब्सॉर्ब कर हीट एंटर हो रही है। एंडो इट मींस एंटर, बाहर से हीट एब्सॉर्ब हो रही है अंदर, मतलब सब्सटेंस को आप डिसॉल्व कर रहे हैं और वो डिसॉल्व करते टाइम उसको हीटिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर से, मतलब आप उसको हीट कर रहे हैं, मतलब सब्सटेंस हीट एब्सॉर्ब कर वो डिसॉल्व हो रहा है। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने एक बीकर में वाटर लिए, वाटर में कुछ अमाउंट में शुगर डाली और उस जो है बीकर को हम हीट कर रहे हैं, तो शुगर डिसॉल्व होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसा वैसा उसका जो डिसोल्यूशन है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि वो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है। मतलब जब सब्सटेंस डिसॉल्व होता है बाहर से हीट एब्सॉर्ब कर, उसे एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन कहेंगे। और एक दूसरा भी टाइप है, वो है एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। एक्सो का मीनिंग है हीट बाहर निकलना, एंडो का मतलब बाहर से अंदर लेना, एक्सो में, एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर जाना। मतलब जब सब्सटेंस डिसॉल्व होगा तो डिसॉल्व होते टाइम हीट रिलीज करेगा। मतलब जो सब्सटेंस डिसॉल्व होगा विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट इवॉल्व होगी, इवॉल्व का मतलब रिलीज होगी,
मतलब एखादा सब्सटेंस आप डिसॉल्व कर रहे हैं एखादे सॉल्वेंट में, जैसे कि आपने वाटर लिया और उसमें एक्स नाम का सब्सटेंस आपने ऐड किया, वो सब्सटेंस आप उसमें डालेंगे, वो डिसॉल्व होने की कोशिश करेगा, और वो जब डिसॉल्व होगा, ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगा, तो उतनी हीट बाहर जो है निकालेगा। तो जब कोई सब्सटेंस हीट इवॉल्व कर रिलीज कर डिसॉल्व होता है, उसे एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन कहते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल है जिसमें सब्सटेंस हीट एब्सॉर्ब कर डिसॉल्व होती है, और ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल है जिसमें सब्सटेंस हीट रिलीज कर जिन्हें बाहर से हीट लेने की जरूरत नहीं, जो खुद ही डिसॉल्व होते टाइम हीट बाहर डालेंगे, इस तरह का एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। तो ये डिसोल्यूशन पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। देखिए एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन में बाहर से हीट सप्लाई हो रही है सब्सटेंस को डिसॉल्व होने में, ये सब्सटेंस जितनी हीट एब्सॉर्ब करेगा एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन में, सब्सटेंस जितनी हीट एब्सॉर्ब करेगा उतना वो अच्छे से ज्यादा डिसॉल्व होगा। मतलब एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन को बाहर से हीट चाहिए, बाहर से हीट सप्लाई चाहिए। जितना हीट सप्लाई ज्यादा होगा, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, उतनी सोल्यूबिलिटी सब्सटेंस की एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन में बढ़ेगी। मतलब एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी उतनी बढ़ेगी, सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस। ये कौन से डिसोल्यूशन में होगा, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन में। तो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन में क्यों टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन बाहर से हीट लेता है, बाहर से हीट एब्सॉर्ब करता है, सब्सटेंस जितनी हीट एब्सॉर्ब करेगा उतना ज्यादा डिसॉल्व होगा। फिर आप टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब हीट बढ़ेगी, तो सब्सटेंस को जितनी हीट मिलेगी वो उतना डिसॉल्व होगा। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करेगा उसके लिए उसको ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा हीट एब्सॉर्ब होगी, जितनी हीट ज्यादा एब्सॉर्ब होगी एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन में सोल्यूबिलिटी बढ़ने में उतनी ज्यादा हेल्प होगी। मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन में। क्यों कि ये उसके लिए फेवरेबल है, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन के लिए फेवरेबल है बाहर से ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करना। जितनी हीट एब्सॉर्ब होगी उतना सब्सटेंस डिसॉल्व होगा। मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी हीट ज्यादा मिलेगी, जितनी हीट ज्यादा मिलेगी उतना वो सब्सटेंस डिसॉल्व होगा। इसलिए एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन में याद रखिए, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, NaBr, KBr, NaNO3, KNO3, इस तरह के सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन से। मतलब ये जो सब्सटेंस है इनको अगर किसी सॉल्वेंट में NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, NaBr सोडियम ब्रोमाइड, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब्सटेंस को अगर डिसॉल्व करना है तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा इनकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों कि ये एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन से डिसॉल्व होते हैं। तो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन ये टेम्परेचर इंक्रीजिंग को फेवरेबल है, क्योंकि वो खुद ही बाहर से हीट लेता है। जितनी हीट एब्सॉर्ब होगी इनका डिसोल्यूशन ज्यादा होगा। मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द सोल्यूबिलिटी ऑफ NaCl, KCl, NaBr, KBr, NaNO3, KNO3 इंक्रीजेस। मतलब इन सब्सटेंस को अगर डिसॉल्व करना है तो जितना ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर होगा वो ज्यादा डिसॉल्व होंगे। ये होगा एक टाइप एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। जैसे कि ये एग्जांपल इंक्रीज हो गए टेम्परेचर से, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनकी सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी। अब दूसरा टाइप है एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। अब एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन में कहा है कि सब्सटेंस डिसॉल्व विद इवोल्यूशन ऑफ हीट। मतलब सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है और साथ ही साथ डिसॉल्व होते टाइम वो हीट बाहर जो है निकाल रहा है, उसकी हीट इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है। फिर आप जितनी हीट रिलीज होगी, जितनी हीट इवॉल्व होगी उतना सब्सटेंस डिसॉल्व होगा। मतलब सब्सटेंस खुद ही एनवायरमेंट में हीट जो है रिलीज कर रहा है। मतलब जितना सब्सटेंस डिसॉल्व होगा उतनी हीट रिलीज होगी
जितनी ज्यादा से ज्यादा हीट रिलीज होगी उतना सब्सटेंस डिसॉल्व होगा। मतलब इसके लिए बाहर से हीट एब्सॉर्ब करना फेवरेबल नहीं, क्योंकि यही खुद हीट बाहर निकाल रहा है। इसलिए इसके लिए टेम्परेचर बढ़ाना, हीट बढ़ाना, मतलब इसके लिए सोल्यूबिलिटी बढ़ना नहीं, क्योंकि ये खुद ही हीट टेम्परेचर रिलीज कर रहा है। ये जितना हीट इवॉल्व करेगा उतना सब्सटेंस डिसॉल्व होगा। फिर ये अपोजिट हो जाएगा, आप बाहर से इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, ये हीट बाहर निकाल रहा है, तो ये अपोजिट हो जाएगा, उसके नेचर में फेवरेबल नहीं होगा। इसलिए इसकी डिसोल्यूशन डिपेंड है कि कितनी हीट रिलीज करता है। जितनी हीट रिलीज करेगा उतना वो सब्सटेंस ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगा, इसलिए इसे हीट एब्सॉर्ब करना फेवरेबल नहीं। तो फिर क्या होगा, इस तरह के सब्सटेंस, जो सब्सटेंस एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन से डिसॉल्व होते हैं, इस तरह के सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी नहीं, वो कम होगी। मतलब एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन के लिए आप क्या लिखेंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन में एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। क्यों सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस? क्योंकि ये सब्सटेंस हीट रिलीज कर डिसॉल्व होते हैं, ये अपने तरफ से खुद ही हीट रिलीज करेंगे। जितनी हीट ज्यादा रिलीज करेंगे उतना सब्सटेंस डिसॉल्व होगा। तो इसलिए इनके लिए हीट एब्सॉर्ब करने का कोई मतलब नहीं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, हीट एब्सॉर्प्शन बढ़ेगा। अब इन्हें हीट एब्सॉर्ब करने की जरूरत ही नहीं, यही खुद हीट रिलीज कर रहे हैं, तो इनके लिए टेम्परेचर बढ़ा के सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी नहीं, वो और भी कम होगी। मतलब जो सब्सटेंस एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन से डिसॉल्व होते हैं उनके लिए जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा टेम्परेचर पर उनकी सोल्यूबिलिटी कम होगी। जिस तरह के एग्जाम्पल है जैसे कि CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये सब्सटेंस एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन से डिसॉल्व होता है। मतलब कैल्शियम क्लोराइड के लिए टेम्परेचर कम रहेगा तो उसकी सॉल्वेंट में सोल्यूबिलिटी ज्यादा रहेगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे कैल्शियम क्लोराइड की सोल्यूबिलिटी कम होगी। उसी तरह से Li2, SO4, H2O, ये लिथियम सल्फेट का हाइड्रेट है। Li2, SO4, H2O मतलब हाइड्रेट ऑफ लिथियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट का हाइड्रेट मॉलिक्यूल। ये लिथियम सल्फेट को भी आपको अगर डिसॉल्व करना है तो कम से कम हीट पर ये सब्सटेंस ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगा, क्योंकि ये भी एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन में आता है। तो इस तरह के सब्सटेंस टेम्परेचर बढ़ने से इनकी सोल्यूबिलिटी कम होती है। तो याद रखना, टेम्परेचर का इफेक्ट सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट में क्या होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट डिपेंड करता है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसी है। डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, मतलब सब्सटेंस डिसॉल्व होता है बाय एब्सॉर्बिंग हीट, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस, जैसे कि ये एग्जांपल है। और अगर सब्सटेंस एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन से डिसॉल्व होता है, मतलब सब्सटेंस डिसॉल्व विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, तो इस तरह के सब्सटेंस के लिए एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, लिथियम सल्फेट हाइड्रेट, इनके लिए कम से कम टेम्परेचर पे ज्यादा से ज्यादा सोल्यूबिलिटी। तो ये होगा टेम्परेचर का इफेक्ट सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट में। अब आते हैं सेकंड जो टाइप है हमारा सोल्यूबिलिटी का, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब अब इस टाइम सोल्यूट कौन है, गैस, और सॉल्वेंट कौन है, लिक्विड। तो इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो इसमें एक ही बात याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की लिक्विड सॉल्वेंट में सोल्यूबिलिटी कम होती है। मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, as temperature increases, solubility of gas solute की टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, as temperature increases, solubility of gas solute decreases in liquid solvent। लिक्विड सॉल्वेंट में गैस सोल्यूट की टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी कम होती है। मतलब जितना कम टेम्परेचर उतनी गैस की सॉल्वेंट में, लिक्विड में सोल्यूबिलिटी ज्यादा है। टेम्परेचर बढ़ेगा
तो वही गैस सोल्यूट जो है वो उसमें से लिक्विड सॉल्वेंट में से निकल जाएगी। मतलब गैस अगर रिलीज हो जाएगी, गैस अगर बाहर निकल जाएगी सॉल्वेंट में से, तो इसका मतलब गैस सोल्यूट की सोल्युबिलिटी कम हो गई। तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है, टेम्परेचर का गैस सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट में क्या इफेक्ट होता है, सीधा सीधा एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सोल्युबिलिटी ऑफ गैस सोल्यूट डिक्रीजेस इन लिक्विड सॉल्वेंट। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन गैस कुछ एक्सटेंड वाटर में डिजॉल्व होती है, वाटर में ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती है। अगर एक सवाल आपको आया कि समर डेज में ये जो फिश लाइफ है, वो फिश लाइफ समर डेज में जो समंदर होते हैं, सी होती है, उसके लोअर लेवल में वो रहने के लिए प्रेफरेंस देते हैं। मतलब सीधी सी बात है, ये जो समंदर में, सी में जो कोई भी फिश लाइफ है या मरीन लाइफ है, ये समर डेज में सी के कौन से लेवल में रहना पसंद करते हैं, तो लोअर लेवल में। समर डेज में वो ऊपर के लेवल में नहीं रहते। उसका रीजन है, समर डेज में डायरेक्ट सनरेज जो है सी के वाटर के ऊपर के सरफेस पे आते हैं। मतलब ऊपर का जो पानी है वो ज्यादा गर्म है, मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और वही समंदर की गहराई बहुत ज्यादा होती है, बहुत किलोमीटर गहराई उसकी होती है। तो वो सनरेज जो है लोअर लेवल में डायरेक्टली नहीं पहुंचते। मतलब नीचे का पानी ठंडा होता है समंदर में, सी में ऊपर का पानी गर्म और नीचे का पानी ठंडा। अब ऊपर का पानी गर्म मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है, नीचे का पानी ठंडा है मतलब उसका टेम्परेचर कम है। फिर जहां पर टेम्परेचर कम है वहां पर गैस की सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब कौन से लेवल में ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व होगा, नीचे के लेवल में, लोअर लेवल में, क्योंकि वहां का पानी ठंडा है। मतलब टेम्परेचर कम है तो गैस की सोल्युबिलिटी लोअर लेवल में ज्यादा है, ऊपर के लेवल में टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी उसमें कम है। तो इसलिए ऑक्सीजन सी में, समंदर में, समर डेज में ज्यादातर कौन से लेवल में ज्यादा मिलेगा डिजॉल्व टाइप में, तो वो होगा लोअर लेवल में, क्योंकि वहां का पानी ठंडा है तो ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी नीचे के लेवल में ज्यादा है ऊपर के लेवल से, क्योंकि ऊपर का लेवल का पानी गर्म है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए वहां पर जो ऑक्सीजन है वो कम होगा। इसलिए ये जो मरीन लाइफ है वो कहां पर रहना पसंद करते, तो लोअर लेवल में, क्योंकि वहां का पानी ठंडा होने की वजह से वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व है। इसलिए उनको वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए वो यूज करते हैं, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन, मरीन लाइफ जो है वो वाटर का डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन उनको ज्यादा कहां पर मिलेगा, वो मिलेगा लोअर लेवल में एज कंपेयर टू हायर लेवल। इसलिए मरीन लाइफ फिश कहां रहना पसंद करेगी, कहां प्रिफर करेंगे रहने के लिए, तो दे प्रिफर टू स्टे एट lower level of sea, because oxygen solubility is at more extent in lower level as compared to higher, because it depends upon temperature, because as temperature increases solubility of gas solute decreases in liquid solvent। ये आपको याद रखना है। ये होगा हमारा सेकंड फैक्टर, टेम्परेचर, जिसका सोल्युबिलिटी पर इफेक्ट होता है, सोल्युबिलिटी पर परिणाम होता है। अब आते हैं, देखते हैं तीसरा फैक्टर, थर्ड फैक्टर। अब थर्ड फैक्टर जो है प्रेशर है। मतलब हमको सोल्युबिलिटी में तीन फैक्टर का स्टडी करना था। एक था नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा था टेम्परेचर, जिसको हमने अभी कंप्लीट किया। अब हम तीसरा कंप्लीट करेंगे प्रेशर। दोनों भी जगह पर प्रेशर का क्या परिणाम होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, और फैक्टर नंबर थर्ड प्रेशर, इसमें भी देखना है और इसमें भी देखना है प्रेशर का क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेशर का सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट पर क्या इफेक्ट होता है। तो सोल्यूट सॉलिड है, और ये जो सॉलिड जो होते हैं ये इनकंप्रेसिबल होते हैं। इनकंप्रेसिबल का मतलब है जो कंप्रेस नहीं होता है। प्रेशर क्या करता है, प्रेशर बढ़ने से कोई भी चीज कंप्रेस होती है, मगर सॉलिड नहीं कंप्रेस होता। प्रेशर बढ़ाने से सॉलिड कंप्रेस नहीं होता, क्योंकि सॉलिड इनकंप्रेसिबल है। अब देखिए, प्रेशर बढ़ाने से सॉलिड कंप्रेस नहीं होता, सॉलिड इनकंप्रेसिबल है, मतलब प्रेशर का सॉलिड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है।
फिर आप प्रेशर बढ़ाओ या कम करो, उसके सॉलिड सोल्यूट की लिक्विड सॉल्वेंट में के सोल्यूबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब यह लिख सकते हैं आप, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of solid solute in liquid solvent। मतलब सॉलिड सोल्यूट की लिक्विड सॉल्वेंट के सोल्यूबिलिटी में कोई भी इफेक्ट प्रेशर का नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए सॉलिड पर प्रेशर डालकर उसको कंप्रेस नहीं किया है। जब सॉलिड कंप्रेस ही नहीं हो रहे तो डिजॉल्व कैसे होगा? क्योंकि प्रेशर कोई भी चीज को कंप्रेस करता है, कंप्रेस होगा तो डिजॉल्व होगा। अब यहाँ पर प्रेशर से सॉलिड कंप्रेस ही नहीं हो रहे तो इसका मतलब सॉलिड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। प्रेशर कम भी रहा या ज्यादा भी रहा, प्रेशर को बढ़ाओ या कम करो, सॉलिड जो है लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते टाइम उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। मतलब नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब सॉलिड सोल्यूट के लिए प्रेशर बढ़ाओ या कम करो, उसकी सोल्यूबिलिटी वैसी रहेगी, वो ना कम होगी ना ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल है, प्रेशर का कोई इफेक्ट सॉलिड पर नहीं होता। मगर यही मुद्दा अगर आपने गैस सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट के लिए देखे तो यहाँ पर इफेक्ट होता है। क्योंकि यह रूल है, एज प्रेशर ऑफ गैस, मतलब जिस तरह से गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे, एज प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस, जैसा गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे इट्स सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस। मतलब एक आधे गैस सोल्यूट को कोई लिक्विड सॉल्वेंट में अगर डिजॉल्व होना है तो जितना गैस पे ज्यादा प्रेशर होगा उतनी गैस डिजॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि गैस पर प्रेशर का इफेक्ट होता है। गैस कंप्रेसिबल है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, मगर गैस कंप्रेस होती है। गैस पर अगर प्रेशर बढ़ाए तो गैस का वॉल्यूम कम होता है, वो कंप्रेस होती है। इसका मतलब गैस पर प्रेशर का इफेक्ट होता है। फिर गैस पर प्रेशर का अगर इफेक्ट हो रहा है, गैस पे प्रेशर बढ़ाने से अगर गैस कंप्रेस हो रही है, इसका मतलब गैस फिर वो डिजॉल्व हो सकती है। मतलब जितना गैस का प्रेशर ज्यादा होगा उसकी लिक्विड सॉल्वेंट में की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब कोई गैस को अगर कोई लिक्विड सॉल्वेंट में अगर डिजॉल्व करना है तो गैस का प्रेशर ज्यादा मेंटेन रखो, तब जाकर वो गैस उस लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगी। मतलब क्या है? एज प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस, जिस तरह से गैस का प्रेशर बढ़ेगा इट्स सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस इन, खास कर किसमें? इन लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब कोई भी गैस पर जितना प्रेशर ज्यादा होगा उसकी लिक्विड सॉल्वेंट में सोल्यूबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। फिर उसकी अपोजिट क्या होगा? अगर गैस का प्रेशर कम करोगे तो लिक्विड सॉल्वेंट में की उसकी सोल्यूबिलिटी भी कम होगी। क्योंकि यहाँ पर गैस के प्रेशर में और गैस के सोल्यूबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितनी प्रेशर ज्यादा उतनी सोल्यूबिलिटी ज्यादा, जितना प्रेशर कम उतनी सोल्यूबिलिटी कम। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोल्ड ड्रिंक बॉटल। कोल्ड ड्रिंक बॉटल में एक लिक्विड होता है, उसके कोल्ड ड्रिंक बॉटल में हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजॉल्व करते हैं। मतलब हर कोल्ड ड्रिंक बॉटल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होती है, इसीलिए तो उसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम कहते हैं। क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक का मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कोल्ड ड्रिंक बॉटल बनाते टाइम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पर भरा जाता है, उसमें फिल किया जाता है कोल्ड ड्रिंक बॉटल में, और उसका प्रेशर मेंटेन रहने के लिए उसके ऊपर कैप लगाई जाती है बॉटल के ऊपर। मतलब कोल्ड ड्रिंक बॉटल में कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर फिल करते उस पर कैप लगाते हैं, तब जाकर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कोल्ड ड्रिंक में की जो लिक्विड है उसमें ज्यादा से ज्यादा वो डिजॉल्व होती है। मगर आप जैसे ही कैप ओपन करते हैं तो उसमें का पूरा लिक्विड जो है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड जो है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे गैस बाहर लेकर आती है। इसका मतलब गैस जो है बॉटल से बाहर निकलती है तो साथ में लिक्विड भी लेकर आती है।
तो यहां पर क्या हुआ है, आपने जब कैप ओपन करे तो कोल्ड ड्रिंक बॉटल है उसमें का जो प्रेशर ज्यादा था वो अब कम हो गया, वो होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना, एटमॉस्फेयर के प्रेशर इतना, क्योंकि कैप ओपन करने से बॉटल में का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर वो एक जैसा होगा। पहले बॉटल में का प्रेशर ज्यादा था, ज्यादा प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई थी, मगर कैप ओपन करते ही उसका जो प्रेशर है बॉटल में क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वो प्रेशर कम हुआ है। प्रेशर कम होने से उसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी, सोल्यूबिलिटी कम होने से जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजोल्व थी वह बाहर निकल गई, बॉटल के बाहर आ गई। इसीलिए तो कुछ लिक्विड भी वो साथ में लेकर आती है, बॉटल ओपन करते ही लिक्विड बाहर निकलता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर कम होता है, इसलिए उसकी सोल्यूबिलिटी कम होती है, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर बॉटल से आ जाती है। जब आप उसका जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल है उसकी जो कैप आप ओपन करते हैं, तो इसका मतलब कोई भी गैस को अगर डिजोल्व करना है तो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर गैस पे अप्लाई कीजिए, तब जाकर वो लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व होगी। मतलब सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस सोल्यूट इंक्रीजेस इन लिक्विड सॉल्वेंट एज द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस। जिस तरह से गैस का प्रेशर बढ़ाओगे उस तरह से गैस की लिक्विड सॉल्वेंट में सोल्यूबिलिटी होती है, क्योंकि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही मुद्दा हेनरीज लॉ कर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हेनरीज लॉ है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस सोल्यूट का इन लिक्विड सॉल्वेंट में, मतलब गैस सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी का लॉ हेनरीज लॉ, जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ गैस की डायरेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। तो ये तो था हमारा फैक्टर अफेक्ट ऑन सोल्यूबिलिटी। 3 फैक्टर का स्टडी किया आपने, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकंड फैक्टर टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर प्रेशर। अब आने वाले वीडियो में हेनरीज लॉ हम देखेंगे, जो इसी से रिलेटेड है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस से, जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस और प्रेशर की डायरेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। तो तब तक आज का वीडियो अच्छी तरह से देखते रहिए। ओके, थैंक यू।